नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सनोडिया 92 पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सनोडिया। सबसे पहले दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज जीके के टॉप 60 वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दोस्तों, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी पसंद आता है, वीडियो का कंटेंट पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल में पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको डेली इस प्रकार के वीडियो मिलते रहें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इस सवाल का सही आंसर होगा दोस्तों, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब होगा। ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर आपसे सिर्फ ये पूछ ले कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, इस सवाल को आपने पढ़ लिए। लेकिन अगर आपका ऑनलाइन एग्जाम है और शिफ्ट में उसने थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया कि उसकी नियुक्ति जो होती है, ठीक है, कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ये एक शिफ्ट में पूछ लिया। दूसरी शिफ्ट में पूछ ले वो कार्यकाल कितना होता है, तो फिर आप वो लोग क्या होंगे, वहाँ पर आप लोगों को ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है तो लिंक करके पढ़ना है। ठीक है। देखिए दोस्तों, आपको सारी जानकारी पता होना चाहिए। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। अच्छा, कार्यकाल कितना होता है? याद रखना, कार्यकाल इनका होता है 6 वर्ष का होता है या फिर 65 वर्ष की उम्र जो पहले हो। 6 वर्ष का या 65 वर्ष की उम्र जो पहले हो, इतने समय तक इनका कार्यकाल रहता है। अगर आपसे पूछ ले कि भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछ ले कि भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी, तो बी एस रमा देवी थी। ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले कि वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार है। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो गया। तो कम से कम इतने सारे क्वेश्चन यदि आप पढ़ते हैं और ऑनलाइन एग्जाम में शिफ्ट में ये क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से, तो 100% आप सॉल्व करके आओगे, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे वनडे एग्जाम में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा कितने राज्यों से होकर बहती है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है कौन सी? गंगा नदी। ये तो बच्चे बच्चे को पता है, लेकिन कितने राज्यों से होकर गुजरती है ये आपको पता होना चाहिए। तो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है गंगा नदी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगर क्वेश्चन धोखा से पूछ लेता कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा या गंगा नदी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो फिर आपको वो 5 राज्यों के नाम पता होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, याद रखना कौन कौन से राज्य हैं, मैं आपको सब बताऊंगा। पहली चीज याद रखना, भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर आसानी से याद हो जाएगी, 25-25 किलोमीटर। ठीक है। 5 राज्यों से होकर बहती है। उत्तराखंड, ठीक है, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर इसके बाद बिहार, फिर इसके बाद झारखंड और इसके बाद पश्चिम बंगाल। ये 5 राज्य आपको क्या करना है, याद रखना है। क्वेश्चन अगर पूछ ले कि किस राज्य से होकर बहती है, तो भी आपसे बन जाएगा, या किस राज्य से होकर नहीं बहती है तो भी आपसे बन जाएगा। ये आपको याद रखना है कि गंगा नदी 5 राज्यों से होकर बहती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। अगर आपसे पूछे कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये है आपकी गोदावरी नदी। ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर है। ठीक है, याद रखना। और भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की चौड़ाई में सबसे बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। इस बात को भी आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है, बताइए। तो मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है? मथुरा कला का संबंध भाई साहब जैन धर्म से है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से है। देखिए दोस्तों, याद रखना, अगर आपसे पूछे कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे और प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो देखिए टोटल 24 तीर्थंकर होते हैं जैन धर्म में। इस बात को भी आपको याद रखना है, जिसमें से जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे। और इनका प्रतीक चिन्ह कभी पूछ ले तो याद रखना, सांड इनका प्रतीक चिन्ह था।
अगर आपसे पूछे कि जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे, तो महावीर स्वामी जो थे जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम अंतिम तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह था। प्रथम तीर्थंकर जो ऋषभदेव थे उनका प्रतीक चिन्ह सांड था और अंतिम तीर्थंकर जो थे महावीर स्वामी थे उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह था। इस बात को थोड़ा याद रखना। और मथुरा कला का संबंध किस धर्म से था? जैन धर्म से था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बताइए, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील है दोस्तों कैस्पियन सागर। याद रखना, भले ही इसके नाम के लास्ट में सागर लिखा हुआ है लेकिन ये एक प्रकार की झील है, ठीक है। और ये विश्व की सबसे बड़ी झील है और इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखना, ये खारे पानी की है। कौन से पानी की है? खारे पानी की है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ी झील मैंने अभी बता दिया कैस्पियन सागर है, ये खारे पानी की है। अगर आपसे पूछे कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है, तो सुपीरियर झील जो है दोस्तों याद रखना, ये मीठे जल की सबसे बड़ी झील है विश्व की। अगर आपसे पूछे कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो बेकाल झील दोस्तों याद रखना, ये विश्व की सबसे गहरी झील है। और विश्व की सबसे लंबी मीठे जल की झील कौन सी है? देखिए, ये सबसे बड़ी मीठे जल की झील है सुपीरियर झील, लेकिन सबसे लंबी की बात हो रही है मीठे जल की झील, ये है टांगानिका झील, ठीक है। टांगानिका झील जो है विश्व की सबसे लंबी मीठे जल की झील है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में सर ए ओ ह्यूम ने की थी। किसने की थी? सर ए ओ ह्यूम ने की थी। इस बात को आपको याद रखना है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बनते हैं अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अबुल कलाम आज़ाद जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा यानी कि यंग अध्यक्ष बनते हैं, सबसे कम उम्र में बनते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूल थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब थे। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। और सबसे युवा अध्यक्ष पूछे तो अबुल कलाम आज़ाद थे। और एकमात्र अधिवेशन था बेलगांव अधिवेशन, ठीक है, जिसमें महात्मा गांधी जी ने क्या किए थे? भाग लिए थे, या उसमें भाग लिए थे, पार्टिसिपेट किए थे, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? बताइए, मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? 10 थे, 11 थे, 12 थे, या इनमें से कोई नहीं थे? तो बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा कि मूल संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे और ये आपका गलत हो जाएगा। याद रखना, इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि मूल संविधान जब बना था तो उस समय मौलिक कर्तव्य नहीं थे, इन्हें बाद में जोड़ा गया था, ठीक है। यानी कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने थे? 0 थे, 10 थे, ना 11 थे, ना 12 थे, इसलिए इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर होगा। देखिए, मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं हम, भारतीय संविधान का भाग 4 का है। टोटल भाग कितने हैं भारतीय संविधान में? 22 भाग हैं, उसमें से ये भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का में क्या है? मौलिक कर्तव्य का वर्णन है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई। कौन सी समिति बनाई गई? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाते हैं और इसके बाद 86वां संविधान संशोधन 2002 में होता है और इसमें इस प्रकार से मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी हो जाती है? 10 से होकर 11 हो जाती है। हम ये कह सकते हैं कि जब संविधान बना उस समय मौलिक कर्तव्य नहीं थे, ठीक है। इन्हें बाद में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर जोड़ा गया था। और 86वां संविधान संशोधन जो है 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों की अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? ये औरंगजेब ने दी थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी। देखिए दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो शिवाजी थे, वीर शिवाजी जिसे हम कहते हैं। इनके पिताजी का नाम शाहजी भोंसले था और माताजी का नाम जीजाबाई था। अच्छा, इनके गुरु के नाम को लेकर बड़ा कन्फ्यूजन होते हैं लोग, तो याद रखना इनके 2 गुरु थे। एक थे कोंडदेव, इनके जो मुख्य गुरु थे कोंडदेव थे। और एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि शिवाजी के गुरु का नाम क्या था, उसमें कोंडदेव क्या था? ऑप्शन में नहीं था, रामदास था। तो रामदास भी इनके गुरु थे। याद रखना,
रामदास जी जो थे इनके आध्यात्मिक गुरु थे, ठीक है, आध्यात्मिक गुरु थे। और कोंडदेव जो थे ये स्पेशल गुरु थे, ठीक है, मुख्य गुरु थे, ठीक है। और इन्हें राजा की उपाधि कौन देता है? औरंगजेब देता है, ठीक है। कौन देता है? औरंगजेब ने वीर शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूरी क्रांति का संबंध किससे है? भूरी क्रांति, आप अगर खेती बाड़ी करते होंगे, किसान पुत्र होंगे, तो आप जानते होंगे। आप खाद को देखना, खाद, ठीक है, जिसे उर्वरक कहते हैं, ठीक है, वो कैसी होती है? भूरे कलर की होती है, यूरिया डीएपी वगैरह, इससे याद रख लो, ठीक है। तो भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है, इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। अच्छा, खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति है? हरित क्रांति है। दुग्ध उत्पादन से संबंधित श्वेत क्रांति है। और मत्स्य उत्पादन से संबंधित नीली क्रांति है। और उर्वरक उत्पादन से संबंधित ये भूरी क्रांति है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? तो मोतियों का द्वीप कहा जाता है भाई साहब बहरीन को। किसे कहा जाता है? मोतियों का द्वीप बहरीन को कहा जाता है। अच्छा, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? म्यांमार को कहा जाता है। और एशिया का पेरिस किसे कहा जाता है? थाईलैंड को कहा जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, ये मैंने लिख दिया है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो कमेंट कर देना, ठीक है, आपको सारी पीडीएफ मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है? तो ये यूरोप महाद्वीप, ठीक है, यूरोप महाद्वीप पता होना चाहिए आपको, इसमें एक भी मरुस्थल नहीं है। मरुस्थल का मतलब क्या होता है? मरुस्थल का मतलब ये मत सोचना कि वहाँ सिर्फ रेत होती है, ठीक है। मरुस्थल का मतलब होता है जहाँ पर किसी प्रकार के जीवन की कोई संभावना नहीं होती है, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है पूछे तो अंटार्कटिका है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ वर्ष भर बर्फ जमी रहती है, इसलिए जीवन नहीं पाया जाता। सबसे उष्ण मरुस्थल मतलब गर्म मरुस्थल कौन सा है? सहारा है। और सबसे शुष्क मरुस्थल क्या है? अटाकामा है, ठीक है, अटाकामा। यूरोप महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लीरा किस देश की मुद्रा का नाम है? तो लीरा किस देश की मुद्रा का नाम है? तुर्की देश की मुद्रा का नाम है लीरा, ठीक है, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तुर्की देश की मुद्रा का नाम क्या है? लीरा है, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, याद रखना, इंडोनेशिया की राजधानी पूछे तो जकार्ता है। और यहाँ की मुद्रा का नाम नूसंतारा है। क्या है मुद्रा का नाम? नूसंतारा है। वहीं तुर्की की राजधानी का नाम बात करें हम तो अंकारा तुर्की की राजधानी का नाम है। और मुद्रा का नाम क्या है? लीरा है। ये दो आपको याद रखना है, राजधानी और मुद्रा मैंने दो देशों की बता दिया है। डेली वीडियो देखोगे तो 10-15 दिन में आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में थाईलैंड का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में थाईलैंड का प्रधानमंत्री पेंटोक टोन सिनावात्रा को नियुक्त किया गया है। आप पेंटो एंटो ये सब याद मत रखना, आप सिनावात्रा याद रख लो बस, ठीक है। सिनावात्रा को हाल ही में थाईलैंड का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अच्छा जी, शेरिंग तोब्गे जो लिखा है सबसे ऊपर याद रखना, ये कहाँ के हैं? ये केपी शर्मा ओली कहाँ के हैं? और हरनी अमरसूरिया ये कहाँ के हैं? तो हरनी अमरसूरिया जो है ये श्रीलंका की प्रधानमंत्री है। केपी शर्मा ओली कहाँ के हैं? केपी शर्मा ओली भूटान के हैं। और शेरिंग तोब्गे कहाँ के हैं? नेपाल के हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री। इनको थोड़ा अच्छे से याद रखना, क्योंकि विश्व के प्रमुख देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन में, एग्जाम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और पहली बार राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया है? तो पहली बार राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया है 23 अगस्त को। क्यों मनाया गया भाई साहब? इसका कोई कारण तो होगा कि ऐसे ही बना देंगे? 23 अगस्त को इसलिए मनाया गया, उसका कारण याद रखना, क्योंकि याद रखना राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस हर साल 23 अगस्त को मनाया जाता है। हर साल नहीं मनाया जाता, पहली बार मनाया गया है ये भी, है ना। यह दिन भारत के लिए चंद्रयान 3 मिशन की सफलता को याद करने के लिए मनाया जाता है। इस मिशन में चंद्रमा के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र पर, कौन से ध्रुव पर? दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र पर विक्रम लैंडर की सफल हुई थी। कौन से मिशन पे? चंद्रयान 3 मिशन पे। इसलिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस हर साल 23 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभद्रा योजना किस राज्य ने प्रारंभ की है? ये योजना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी राज्य के हो, लेकिन ये योजना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस योजना की खासियत ही ऐसी है कि ये क्वेश्चन बन सकता है। सुभद्रा योजना उड़ीसा राज्य ने प्रारंभ की है, ठीक है। जैसे मध्य प्रदेश में लाडली बहना चल रही है, ठीक है, उसी प्रकार से सुभद्रा योजना उड़ीसा में है। अच्छा, इसमें है क्या? तो सुभद्रा योजना उड़ीसा सरकार द्वारा चलाई जा रही है। सुभद्रा योजना से महिलाओं को 5 साल में
50,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, कितने साल में? 5 साल में 50,000 मिलेंगे। पात्र महिलाओं को हर साल 10,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। 1 साल में कितने रुपए की? 10,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी या आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1998 1998 में इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, अच्छा अभी हाल ही में आपको पता है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत होने वाली है। कहाँ होने वाली है? किस देश में होने वाली है? ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो देखिए दोस्तों, लिंक करके आपको पढ़ना है हर चीज़। चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत 1998 में हुई थी। अगर ये क्वेश्चन कभी पूछेगा तो आपको बन जाएगा। जब इस टूर्नामेंट की शुरुआत होती है तब इसे मिनी वर्ल्ड कप कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मिनी वर्ल्ड कप कहा जाता था। लेकिन 2002 में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी कर दिया गया। इस चीज़ को भी याद रखना। अच्छा, प्रथम विजेता दोस्त कौन था चैंपियंस ट्रॉफी का? तो साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका, है ना? इसके बाद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन कहाँ होने वाला है? पाकिस्तान में होने वाला है और दुबई में होने वाला है। ठीक है, पाकिस्तान और दुबई में होने वाला है। भारत आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का 2 बार विजेता रहा है। एक बार 2002 में जीता है, एक बार 2013 में जीता है। 2002 में जब जीता था तो संयुक्त रूप से विजेता बना था श्रीलंका के साथ। ठीक है, और उस समय भारत के कप्तान थे सौरव गांगुली। और 2013 में जब जीता था तो ये आपके भारत के महेंद्र सिंह धोनी उस समय कप्तान थे। ठीक है, इसलिए दोस्तों याद रखना, महेंद्र सिंह धोनी को भारत का सबसे सफलतम क्रिकेट कप्तान माना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों आपके 15 क्वेश्चन। 15 के साथ-साथ मैंने आपको एक्स्ट्रा जानकारी दिया, किसी में 5 जानकारी, किसी में 4, किसी में 6। इस प्रकार से दोस्तों ये आपके 60 क्वेश्चन कम से कम कवर हो चुके हैं। ठीक है, लास्ट में दोस्तों आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए मैं आपको सबसे पहले धन्यवाद बोलना चाहूँगा, थैंक यू बोलना चाहूँगा। और जिसने पूरे वीडियो ईमानदारी से देखा होगा, तो इंडियन एशिया की राजधानी का नाम क्या है? कमेंट करके छाप देना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।